नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और जिस तरह की गिरावट देखने को मिली थी मंगलवार को, बुधवार और गुरुवार ने कहीं ना कहीं उसको काफ़ी हद तक कंपनसेट करने की कोशिश की है। आज भी हम देखें अगर बाजार को, तो बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है। 22,910 ये आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला। और अभी जो स्तर देखने को मिल रहा है वो 22,746 है। 126 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। और अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें तो इस समय पूरी तरीके से बाजार जो है वो बुल्स की गिरफ्त में है। 2178 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 326 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार को लेकर के जो अनिश्चितता थी काफ़ी हद तक थम चुकी है। और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 8 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इन सब के बीच में क्या बाजार की जो तमाम निगेटिविटी थी वो क्या समाप्त हो गई है? और जो एफआईज जो हैं, विदेशी निवेशक जो हैं, वो क्या बाजार से जो दूरी बनाए हुए थे और लगातार बिकवाली कर रहे थे, क्या वो बाजार में खरीदार बनेंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान जियोजित फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो पिछले जो कुछ दिन बीते हैं उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। पहले जो है सरकार बनने से पहले काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। जब एग्जिट पोल आए तो बाजार ने नई ऊंचाइयां छुई, और जब नतीजे आए तो बाजार ने एक बड़ा गोता लगाया। लेकिन कल और आज के अंदर बाजार ने उस गोते को काफ़ी हद तक रिकवर किया है। कैसे देखें सर इस बाजार को? और क्या अभी जो फॉर्मेशन हो रही है सरकार की, आपको लगता है कि सरकार के हाथ थोड़े बंधे रहेंगे, या उसकी वजह से सरकार को बड़े रिफॉर्म करने में क्या समस्या आ सकती है? और क्या शेयर बाजार की चाल वैसी रहेगी जैसी पिछले कुछ सालों में रही है? एक प्रश्न में काफी सारे प्रश्न आपने जोड़ दिए हैं विपुल जी, तो थोड़ा समय चाहूंगा इसका उत्तर देने के लिए। सबसे जी पहले तो इस पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। जी सर। तो हमें आजादी मिली 1947 में विपुल भाई। जी आजादी मिलने के बाद हमने बहुत सारे चुनाव देखे। 1952 के बाद सबसे लंबा चरण चुनावी हमने 2024 में देखा। हमने ये भी देखा कि एक मिली जुली गठबंधन वाली सरकार बनी और उसका क्या नतीजा आया। हम्म। और हमने ये भी देखा कि एक बहुमत वाली सरकार बनती है तो उसका नतीजा क्या आता है। और वास्तविकता ये भी है विपुल भाई कि ये आखिरी चुनाव नहीं देखे हमने। हम्म। यहाँ से लेकर के आने वाले भविष्य में और भी चुनाव देखेंगे। और जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा गए थे कि चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकार बनेगी और जाएगी, विकास और आम नागरिक का जो स्तर है, वो जीवन स्तर है, वो बढ़ना चाहिए। तो मैं उसी विचारधारा को सामने रखता हूं विपुल भाई, और मैं ये कहता हूं कि हाँ ठीक है, जो अनुमान था, जो बातें हमने सुनी थी इस बार 400 पार वगैरह वगैरह जो भी है, जी मैंने ये मेरे हमारे जो कंपनी है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका यूट्यूब पे एक चैनल भी है जियोजित स्पॉटलाइट। जी जब से चुनाव शुरू हुए और आखिरी के चरण तक हमने एक व्यक्तिगत जो निजी राय दी थी बाजार को लेकर के एग्जिट पोल में एक बात सही होती है या सत्य होती है, वो है दिशा, यानी कि डायरेक्शन, कि कौन सी राजनीतिक गुट की पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो हमें पता नहीं होता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। और इस बार यही हुआ। मेरे ख्याल से कमूमन सभी एग्जिट पोल की एजेंसियां के जो अनुमान थे वो सब गलत गए। और ये शायद आने वाले भविष्य में भी हो सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको लेकर के बाजार में करेक्शन देखा हमने, और हर बार जब हम गिरे हैं तब बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभरे। बिल्कुल। आखिरकार आप निवेश करते हैं किस विचारधारा के आधार पर कि हमारे देश का भविष्य आगे जाकर के यहां से और मजबूत और विकास होगा, और सामान्य नागरिक के जो जीवन स्तर है वो और ऊपर जाएंगे, बेरोजगारी हटेगी। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख कर तो सरकार को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं देना चाहिए। हाँ, मजबूत सक्षम बहुमत वाली सरकार आती है तो नीतियों को अमल करने के लिए और लाने के लिए ज्यादा मुसीबत या तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब गठबंधन वाली सरकार आती है तो उसको करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो हमने 3 तारीख को भी यही राय दी थी कि गिरावट आती है तो खरीदारी करें। 4 तारीख को जब बहुत बड़ी गिरावट आई, हम काफी सारे चैनल पर थे, आपने हमको फोन किया था, लेकिन माफी चाहता हूं हम आपके चैनल पर आ नहीं पाए उस दिन। कोई बात नहीं। लेकिन तभी समय था, कल भी समय, आज भी है।
और शायद कल भी रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। हाँ, एक बात है, 8 तारीख को माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, पोर्टफोलियोज का आवंटन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज होगा, और फिर हम फिर से वही ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में बारिश की मौसम कैसे हुई, पहली तिमाही के नतीजे कैसे आए, जीएसटी कलेक्शन कैसा रहा, और विकास दर कैसी रही, और सरकार की नीतियां। तो ऐसे माहौल में जब चारों तरफ घबराहट हो तो आपको आपको लालची होना चाहिए, और जब चारों तरफ लालच हो तो आपको घबराना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब चारों तरफ घबराहट हो तब आपको लालची होना चाहिए, यानी कि तब आपको को खरीदारी करनी चाहिए, और जब हर तरफ लालच दिखाई दे और लोग खरीदारी कर रहे हैं तब घबराना चाहिए कि बाजार कहीं गिर ना जाए। बड़ी संख्या में दर्शक सर आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, और कार्यक्रम का आगाज़ हो उससे पहले से ही हमारे पास सैकड़ों सवाल जो है यूट्यूब पे, चूँकि हम पहले ही जो है हम थम अपना लगा देते हैं, तो बड़ी संख्या में सवाल हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की। अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, आप अद्भुत हो, मेरा सवाल इरिडा को लेकर के है। 1600 शेयर लिए हुए हैं 106 के भाव पर, क्या मोदी गवर्नमेंट नहीं रहने से इरिडा टूट जाएगा या अपने ऑल टाइम हाई 215 को फिर से टच करेगा? गौरांग सर ने जो कहा था सब सही साबित हो रहा है, क्या मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं? तो इन्होंने थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है, काफ़ी नहीं 106 पे लिया हुआ है, तो अच्छा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं। यहाँ पर जानना ये चाह रहे हैं क्या दोबारा ये अपना हाई छुएगा या नहीं। 32 रुपये का शेयर सर, जो कि आईपीओ आया था इसका, और नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दिया, 200 के पार जाता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने इनके भाव से तो काफ़ी ऊपर है अभी, अगर आप ट्रैक करते हो तो 176 के आसपास का भाव है, 76 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र पे आपकी राय, और अगर इरडा अगर आप ट्रैक करते हो तो? अगर मेरा अनुमान सही है विपुल भाई, तो ये 200 के पार भी गया था। हाँ, 215 का हाई लगाया सर। जी बिल्कुल, और इन्होंने खरीद किया था 106 में। 106 में जी। तो 106 के बाद मेरे ख्याल से 215 का हाई बना था, बिल्कुल। इसका पैसा डबल हो गया था। हम्म। अब और बहुत ही कम समय सीमा में, मानिए विपुल भाई ये बात को भी। बिल्कुल। तो भाई आपके पैसे अगर 3-6 महीने में या 1 साल में डबल हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग निवेश करते हैं, आप एफडी में निवेश करते हैं विपुल भाई, तो आपको 7-7.25% मिलता है, महंगाई दर और टैक्स निकाल करके मुश्किल से आधा टका या 1 टका का रिटर्न मिलता है। बिल्कुल। आप हर महीने बैंक में जाकर के अपने मैनेजर को ये नहीं पूछते कि भाई मैंने इतने पैसे डाले थे, कितना ब्याज जमा हुआ। आप पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं, 1 साल तक भूल जाते हो उसको। बिल्कुल। यहां पर आपका 6 महीने में, साल भर में पैसा डबल हो रहा है, फिर भी आपके पास लालच है कि मुझे और कमाना है। फिर वो और की कोई सीमा नहीं होती, लालच की कोई सीमा नहीं होती। बुनियादी तर्क के आधार पर 30-35 रुपए पर जब आईपीओ आया था, तब हमने आईपीओ में निवेश करने की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। अब इन्हें तय करना है कि इनको कितना कमाना है, क्योंकि अगर यहां से फिर से 215 भी जाएगा ना विपुल भाई, तो ये बेचेंगे नहीं। ये मैं अनुमान लगा रहा हूं, शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आपको अपने मुनाफे की सीमा रखनी चाहिए कि आपको कितना कमाना है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप कहीं पैसे लगाएं तो एक मन में एक धारणा निश्चित कर लीजिए, चाहे समय सीमा को लेकर के और समय सीमा से ज़्यादा लक्ष्य को लेकर के। अगर आपके लक्ष्य 1 महीने में ही पूरे हो जा रहे हैं या 6 महीने में पूरे हो जा रहे हैं, तो फिर बहुत लंबा रखने का क्या फ़ायदा। एक बार मुनाफा बुक कर लीजिए, बाजार में उतार चढ़ाव बना रहता है, फिर नीचे आए तो उस शेयर में या किसी दूसरी जगह पे आप पैसे लगा सकते हैं। ये आपके लिए राय निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजीव शर्मा जी से बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं सर राधे राधे, आपको भी राधे राधे राजीव जी। कह रहे हैं भारत डायनेमिक्स में क्या अभी एंट्री ली जा सकती है, क्या अगर हो सके तो टारगेट भी बताएं प्लीज़ सर। तो बिल्कुल सर, जो है पूछते हैं गौरांग जी से। सर, रक्षा क्षेत्र के अंदर शानदार रैली देखने को मिली, बीडीएल भी उसमें शामिल है, और बहुत लोगों ने बहुत पैसे कमाए भी। ये ऐसे सेक्टर्स हैं, अभी हम ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहे थे, इरिडा को लेकर के जब बात हो रही थी, यहाँ भी बहुत पैसे लोगों के बने, भारत डायनेमिक्स में बहुत पैसे बने। रक्षा क्षेत्र को लेकर के क्या भविष्य की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, और भारत डायनेमिक्स जो कि आज 4-4.25% ऊपर है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। गिरावट के बावजूद अगर हम देखें तो जो गिरावट देखने को मिली थी रिजल्ट के दिन, उसके बावजूद 1 महीने में 42%, 6 महीने में डबल हो गया 111%, और पूरे साल की बात करें तो 127% का रिटर्न यहाँ बना है। क्या इस रैली के बाद फ्रेश एंट्री की गुंजाइश बनती है, या आपको लगता है कि जब फिर से कोई गिरावट आए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? रक्षा क्षेत्र में एक कंपनी है जहां पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, वो है कोचिन शिपयार्ड विपुल भाई जी। जो मैं टिप्पणी करूंगा वो सीधे सीधे राय नहीं दे पाता हूं क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्र और कंपनी के बारे में बात करता हूं, और सिर्फ भारत डायनामिक्स ही नहीं, जी। भारत डायनामिक्स,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव डॉक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हम्म, ये जो रक्षा क्षेत्र है ये आने वाले 5 साल या उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा विपुल भाई। मैं 5 महीने, 1 साल, 2 साल की बात नहीं कर रहा। हम्म, ये इसलिए होगा क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक इतनी मजबूत है, और इन्होंने जब चौथी तिमाही के नतीजे, यानी कि ये रक्षा क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां, सरकारी कंपनियां, जब चौथी तिमाही के नतीजे आए थे तब टिप्पणी बहुत ही अच्छी करी थी ऑर्डर बुक को लेकर के और हम्म, भविष्य के ऑर्डर बुक को लेकर। हमारे देश को तो ये अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराते ही, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, और जब एक्सपोर्ट आ जाता है विपुल भाई सामने, जी, तो डॉलर में आय होती है, करेंसी अलग हो जाती है, रुपए में आय नहीं थी, डॉलर इनकम हो जाता है वो, एंड बिल्कुल। देन उसका बेनिफिट आपको मिलता है। हम्म, तो आप इस प्रकार की कंपनियों में निवेश करते हैं तो मेरी राय ये होगी कि आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। हालांकि कोचिन शिपयार्ड पर मैं बुनियादी तर्क पर बोल सकता हूं कि आप खरीदारी कर सकते हैं। बाकी जो 4 कंपनियों के मैंने नाम लिए वो भी काफी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं और उनका भविष्य भी काफी उज्जवल है। ये मैं निवेश की राय नहीं दे रहा, मैं खाली कंपनी और क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी करूंगा। बिल्कुल सर। और इस बीच हमारे साथ विवेक जी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विवेक जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर सोनपुर सारण बिहार से बोल रहे हैं सर। अच्छा, सोनपुर बिहार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए कैसे, क्या इस समय मौसम का मिजाज है वहाँ पर, और क्या सवाल है आपका? सर गर्मी बहुत है, और सवाल ये है कि इलेक्शन का भी गर्मी है और मौसमी गर्मी भी है। जी जी, इलेक्शन की गर्मी तो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, हाँ, लेकिन मौसम की गर्मी बरकरार है। बताइए सर, सवाल क्या है? जी जी जी। सवाल ये है सर, इरेडा और एचएल में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? इरडा पे अभी बात हो गई है, एचएल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? एक और रक्षा क्षेत्र की कंपनी सर, अभी चूंकि रक्षा पे हम लोग बात कर ही रहे थे, और यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड जो है वो गौरांग सर को पसंद आ रहा है। एचएल एक और ऐसी कंपनी सर कि अगर हम चुनावी नतीजों वाले दिन को छोड़ दें, एक तरफा रैली देखने को मिली है। मतलब कॉन्टीन्यूसली जो है ये शेयर, बीच में जब पीएसयू में गिरावट आई थी तब भी वैसा करेक्शन इसमें नहीं देखने को मिला। अगर आप ट्रैक करते हो तो एचएल के ऊपर आपकी टिप्पणी अवश्य जानना चाहेंगे। ये स्प्लिट किया गया भाव है विपुल भाई, इसमें जी, 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपया स्प्लिट हुआ था करीबन 3,000 के भाव पे, बिल्कुल। और फिर वहां से करीबन 2 गुना हो चुका है। हम्म, तो जब मैं अभी रक्षा क्षेत्र को लेकर के बात कर रहा था तब हमने एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर भी ध्यान दिया विपुल भाई। आज भी एक खबर आई है, जी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो उत्पादन क्षमता है वहां पर इन्होंने जाकर के तहकीकात की थी, और सैटेलाइट्स को लेकर के और अंतरिक्ष यान को लेकर के जो सुविधाएं हैं एचएएल के पास उसका परीक्षण किया गया था। और शायद आने वाले समय में संभवता है कि इसरो के तरफ से भी कुछ ऑर्डर आ सकते हैं, और अगर इसरो के तरफ से ऑर्डर आएंगे तो वो कोई छोटे मोटे ऑर्डर नहीं होंगे बिल्कुल भाई, बहुत बिल्कुल। बड़े बड़े होंगे। कि वो हम अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं, हम कोई लड़ाकू विमान की बात नहीं कर रहे। और लड़ाकू विमान की भी बात करते हैं तो अभी 2 दिन पहले नासिक में एक दुर्घटना हो गई थी, सुखोई MK1 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि पायलट्स को कोई हानि नहीं पहुंची थी, लेकिन इसी कारण को लेकर के अपग्रेड्स हो रहे हैं। सुखोई जो हमने रशिया से लड़ाकू विमान लिए थे, फिर हमने अभी हाल ही में राफेल लिए, और कुछ समय पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एक लड़ाकू लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाया गया था, LSC जिसे हम कहते हैं, वो है तेजस। अब तेजस का पहला अवतार कमीशन हो गया है, जी, मॉडर्नाइज्ड MK तेजस MK1, और आने वाले साल 2025 में तेजस MK2 जो कि और भी आधुनिक लड़ाकू विमान होगा, जिसके पास 8 BOR मिसाइल्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR मिसाइल जिसे हम कहते जी, हैं, वो आप लॉन्च कर सकते हैं। और ऐसी कैपेसिटी इस तरीके के लड़ाकू विमान में, और बहुत अच्छी कंपनी है, सक्षम कंपनी है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका भविष्य बहुत उज्जवल भविष्य है। तो बिल्कुल, अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप निवेश कर सकते हैं। और चूंकि रैली आ चुकी है, इसलिए जब भी निवेश करें तो लंबी अवधि का ही नजरिया रखें। और गौरांग साहब की हमेशा से ही ये राय रही है कि निवेश 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के हिसाब से ना करें। वो वेल्थ क्रिएट होती है, वो जो है लंबी अवधि के निवेश से ही होती है। साबिर आजमी साहब का सवाल है, साहब कह रहे हैं कि साबिर अंसारी सर, दुबई से मेरा सवाल है। तो ये दुबई से आपसे प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। विप्रो में इन्होंने बाइंग की हुई है 470 की, और इन्फोसिस 1460 पे लिए हुए हैं।
कह रहे हैं कि और इसमें पैसे ऐड करें, प्लीज़ बताएं, आपसे बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू 100 मच। अच्छा 100 मच। इसके अलावा साबिर साहब के अलावा सर एक और एचसीएल टेक के ऊपर सवाल आया है आदित्य कुमार संतरा जी का। कह रहे हैं कि विपुल सर राधे राधे, एचसीएल टेक्नोलॉजी का में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लीज़ आंसर। आईटी को लेकर के आपका व्यू सर, जो दिन के अंदर जो रिकवरी आईटी के अंदर हम देख रहे हैं, बड़ी पिटाई हुई और अब थोड़ी सी राहत की सांस लोगों को मिल रही है, वरना आईटी पे लोगों ने सवाल ही पूछने बंद कर दिए थे। एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये तीनों कंपनियां अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। आपकी टिप्पणी सर क्या होगी? जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐड करना चाह रहे हैं, क्या वक्त आ गया है आईटी में दोबारा प्रवेश करने का? सबसे पहले तो जिन्होंने भी राधे राधे कहा है उनको भी राधे राधे और जय श्री राम हमारी तरफ से बिल्कुल भाई। तो मेरी एक आदत ये है कि मुझे ऐसे स्टॉक्स और क्षेत्र पसंद आते हैं जो पिटे हुए हो, अच्छे मतलब बुनियादी तर्क के आधार, जी जी। लेकिन संभवता है कि भविष्य में परिवर्तन। तो एक दो क्षेत्र है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि प्रश्न काफी है मेरे ख्याल से। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स भी ऐसा है, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी एक ऐसा है, और ये आईटी सेक्टर, ये तीनों ही सेक्टर एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि आईटी क्षेत्र में शायद ये नया वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है विपुल भाई, इस जी। नए वित्तीय वर्ष में दूसरी तिमाही के आसपास या उसके बाद नतीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण लक्ष्यांक ऊपर की तरफ जाएंगे। एचसीएल टेक, इन्फोसिस और विप्रो, जो तीन दिग्गज कंपनियों के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, हमारी खरीदारी आय तीनों पर है। आप निवेश हैं तो बने रहें, और जुड़ना चाहते हैं तो गिरावट का लाभ लेकर के और जुड़े, और अगर नए सलीके से निवेश करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लंबी अवधि का रखें। जी चलिए, तो यहाँ पर जो है राय निकल करके आती हुई, बिल्कुल जो उनके पास है वो बने रहें, जो लोग ऐड करना चाहते हैं गिरावट में ऐड करें, जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो भी एंट्री ले सकते हैं। संतोष जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी को नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं संतोष जी, कहाँ से बोल रहे हैं पहले तो ये बताइए? बढ़िया, महाराष्ट्र पुणे से बात कर रहे हैं। कहाँ से सर? पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। कैसा मौसम है पुणे में? यहाँ तो बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम है सर, ये यहाँ पे भी थोड़ी सी नॉर्थ में भी बारिश करवा दीजिए सर। महाराष्ट्र में और पुणे में बारिश हो रही है, और पूरा एनसीआर जो है यहाँ दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, एक दो बूंद गिरती है फिर गर्मी तेज बढ़ जाती है। बताइए क्या सवाल है सर आपका? यहाँ से बारिश हो जाएगी। और टाटा मोटर्स है सर मेरे पास, 1000 रुपये दिए वाले। टाटा मोटर्स किस रेट पे लिए हैं सर आपने? 1000 रुपये की दिए। 1000 पे? हाँ 1000। अच्छा अच्छा ठीक है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तक। जी 1-1.5 साल तक होल्ड कर 1-1.5 साल तक, चलिए ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी बीच बीच में कट जा रही है आपकी, कोई बात नहीं। गौरांग सर से पूछते हैं, टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन जब नतीजे आए तो जगुआर की सेल ने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन फिर भी 937 का भाव देखने को मिल रहा है। 1000 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं सर। होल्ड कर सकते हैं, 1-1.5 साल का इनका नज़रिया है। क्या बने रहना चाहिए? क्योंकि बाकी ऑटो पैक में खासतौर से हम देख रहे हैं कि अच्छे मानसून की उम्मीद में टू व्हीलर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है कल। आपकी राय क्या होगी सर टाटा मोटर्स के ऊपर? 1.5 साल से ज्यादा थोड़ी बहुत समय सीमा बढ़ा दीजिए। संतोष जी को मैं ये राय दूंगा, पहले तो जी हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। देखिए, नतीजों को लेकर के जो भी जेएलआर को लेकर के परिस्थिति है विपुल भाई, वो आने वाले भविष्य में दूर होगी, क्योंकि बहुत जल्द मेरे ख्याल से गुजरात सानंद में जेएलआर की गाड़ियां बनना शुरू हो जाएगी, जिससे दाम बहुत आकर्षित हो जाएंगे, तो बिक्री लाजमी होगी कि ऊपर जाएगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन में इनकी बेहिसाब बादशाहत है। ईवीज में बहुत सारे इन्होंने लॉन्चेस किए हैं, सफारी, हैरियर, पंच, और आने वाले समय में क्रूज नामक एक कॉम्पैक्ट सेडन जो लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत ही आधुनिक गाड़ी है। कमर्शियल व्हीकल में भी इनका दबदबा बहुत अच्छा है, और हमारा अनुमान और आकलन कहता है कि लंबी अवधि में एक अच्छा परिवर्तन देखने मिलेगा। एक अच्छी बात यह भी है विपुल भाई कि मैनेजमेंट ने कंपनी के बैलेंस शीट को डेट फ्री करने की बात की है। अगर उस पर काम बहुत जल्द शुरू हो जाता है तो एक अच्छा री रेटिंग होने की संभावना है टाटा मोटर पर। और जहां तक टू व्हीलर्स का सवाल है, तो मेरे ख्याल से जो अच्छी बारिश होती है ना, तो ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ जाती है टू व्हीलर्स की विपुल भाई। इसके कारण एक सकारात्मक रुझान आपको पहले टू व्हीलर्स में दिखाई देता है, फिर 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल। जी चलिए, ये राय निकल करके आती हुई, और इस बीच जरा योगेश जैन जी का सवाल ले लेते हैं। और योगेश जैन जी ने तो मतलब फहरिस्त लगा दी है
सवालों की, शेयरों की। कह रहे हैं पीएफसी, आरईसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बीईएल, बीएचईएल, आरवीएनएल, इरकॉन, जितने भी पीएसयू के पावर डिफेंस में के शेयर हैं, क्या उसमें प्रॉफिट बुक करते रहें 2-3 दिन तक या फिर वेट करें? रिप्लाई ज़रूर करिए, ये सवाल सबके लिए है। तो इन्होंने मतलब जन समर्थन हासिल करने के लिए सवाल पूछा है कि, और सवाल ये जेन्युइन है क्योंकि बहुत लोगों ने पीएसयू शेयरों में काफ़ी पैसे बनाए भी, और बहुत लोग बहुत ऊपर के लेवल पे लेकर के फंसे भी हुए हैं। मुझे याद है जिस दिन बाजार गिरा था चुनाव वाले दिन सर, मतलब इस तरीके के मैसेज आ रहे थे, कोई 1 करोड़ का नुकसान हो गया, किसी का 72 लाख का, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन लोगों ने ले रखी थी, क्योंकि बाजार गिरा, बाजार रिकवर हुआ, लेकिन एक दिन के अंदर इतना नुकसान, इसका मतलब बड़ी बड़ी पोजीशन लोगों ने हायर लेवल पे बना के रखी हुई है। पीएसयू पे आपकी क्या राय है सर, कि क्या अब जो रिकवरी आ रही है उसमें तुरंत निकल जाना चाहिए या अभी भी भरोसा बरकरार रखना चाहिए? खास तौर से पावर के अंदर अगर हम देखें, पीएफसी, आरईसी पे इनका सवाल है। रेलवे के अंदर देखें, बहुत पैसे लोगों के बने, लेकिन एक दिन की गिरावट के बाद लोग पैनिक कर गए। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही साधारण सी मगर बहुत ही गहरी बात कहूंगा यहाँ पर। जी। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि लेवरेज यानी कि बाजार में से ब्याज पे पैसा उठा करके शेयर बाजार में मत डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुल्हाड़ी पैर पर नहीं, पैर जा करके कुल्हाड़ी पे मारते हैं। तो मेहरबानी करके ये परिस्थिति मत आने दीजिए। जितनी आपकी ताकत है, जितनी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है, उस हिसाब से शेयर बाजार में काम कीजिए। ये शेयर बाजार एक ऐसी चीज है, यहाँ पर जितना डालो उतना कम है विपुल भाई। तो जी बिल्कुल। आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो सीमा को पार करके चले जाते हैं तो फिर आप अपने आप को दोष देना चाहिए, न कि बाजार को या किसी और व्यक्ति को। ये एक बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही गहरी बात है। ये जो सूची आपने सामने रखी है, तो ये सूची का उत्तर मैं इस प्रकार से दूंगा जिससे लोगों को शायद थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी समझने के लिए। और ये कोई व्यक्तिगत शेयर के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पादन, रक्षा क्षेत्र, रेलवे और निर्माण कार्य, ये जो 4 क्षेत्र है, ये चारों क्षेत्रों के ऊपर मुझे लग रहा है कि ये जो नया सरकार का गठन होगा और जिस प्रकार से इन चारों क्षेत्रों को आगे जा करके आमदनी और कामकाज को लेकर के सकारात्मक परिस्थिति उभर के आएगी, वो इसके शेयर के दाम पर सीधा सीधा असर करेगी, और वो भी एक सकारात्मक असर होगा। अब दिक्कत यह है कि आपने क्या भाव पे खरीदा है और क्या समय सीमा से खरीदा है। अगर आपने अच्छी कंपनी, मजबूत बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश किया है लंबी अवधि के लिए, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपने अगर लेवरेज करके पैसे लिए, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। चलिए, तो अगर आपने जो है लंबी अवधि के लिहाज से और सोच समझ के निर्णय लिया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच आगे बढ़ें उससे पहले जरा अमित जी से बातचीत कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अमित जी को नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम पिलखुआ से बोल रहे हैं, हापुड़ से। अच्छा, हापुड़ पिलखुआ से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और कैसे लग रहा है आपको मनी9 के कार्यक्रम? सर हम तो डेली देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सीखने को मिलता है। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास में MRPL के 50 शेयर हैं 204 रुपए की प्राइस पर। अच्छा ठीक है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर मेरे को 10% चाहिए, कितना भी टाइम लग जाए, और एवरेज भी कर लूंगा, अगर नीचे आएगा तो एवरेज भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर एक दूसरा सवाल हो रहा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। किसका सर? HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसके साथ 580 पर 150 शेयर है मेरे पास। 580 पे आपने लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये आप का सवाल है, जरा एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। पहले MRPL पे बात कर लेते हैं। ये अच्छी बात है कि इन्होंने कहा समय कितना भी लग जाए लेकिन 10% मुझे प्रॉफिट चाहिए। 200 का भाव है, 201.50 का भाव, आज 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। MRPL पे सर 10% का ही इन्होंने टारगेट अपने लिए रखा हुआ है। क्या सलाह रहेगी? मिनी रत्ना PSU कंपनी है, हालांकि अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी थोड़ा सा फिसला है शेयर, लेकिन अभी के लिए क्या सलाह रहेगी सर, क्योंकि इनकी खरीद के इर्द गिर्द ही है। देखिए, एक अच्छी और सक्षम कंपनी और रिफाइनरिंग को लेकर के अभी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से कच्चे तेल के दाम भी नीचे आ रहे हैं, तो शायद परिस्थिति और सुधर सकती है। यहाँ पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है,
लेकिन कंपनी अच्छी है, आपको समय सीमा देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से इनके पास समय को लेकर के कोई पाबंदी नहीं है। और नीचे आते हैं तो ये एवरेज भी करने की बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी अच्छी है, समय दीजिए और उस अनुसार आप काम कीजिए। HDFC लाइफ, LIC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और SBI लाइफ, ये चारों ही जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं विपुल जी, यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कनिका जी हैं, कह रही हैं सर गुड आफ्टरनून, कनिका फ्रॉम दिल्ली। मेरे पास इन्होंने 2 सवाल पूछ लिए हैं, एक आइडिया के ऊपर, वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और दूसरा SJVN के ऊपर। एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी, जिस पर काफ़ी सवाल आते हैं, इरिडा, SJVN और NHPC, ये 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जिस पर हर रोज़ जो है हमारे पास सर सैकड़ों की संख्या में सवाल आते हैं। अगर आप ट्रैक करते हो तो SJVN पे राय जानना चाहेंगे। और वोडा आइडिया में कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, ये जो तमाम घटनाक्रम हुआ है रकम जुटाने को लेकर के, और कंपनी दोबारा एक तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रही है, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, SJVN, NHPC सक्षम कंपनियां, सरकारी कंपनियां, 30 रुपए के पार जाने के लिए बहुत मुश्किल IPO होने के बाद डिस्काउंट में चल रहे थे। फिर नीतियों में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के बदलाव हुआ और सभी सरकारी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों ऊपर गई। तो कंपनी अच्छी है, जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो काफी उभरता हुआ क्षेत्र है, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता हमारे देश में जुड़ने वाली है, जिसका लाभ सभी कंपनियों को होगा। तो इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा विपुल जी, क्योंकि कवरेज नहीं, इसलिए क्षमा ठीक चाहता है, हूँ। दूसरा प्रश्न क्या था? एक SJVN और एक वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आजकल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खबरें यहाँ पर बनी हुई हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे जैसे देश में सिर्फ 2 सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो ये अनिवार्य नहीं है। ज्यादा कंपनियां होनी चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धा हो और हम और आप उपभोक्ता हैं उनको लाभ मिले। जी, तो जब इसका FPO आया था वोडाफोन आइडिया का, तो 11 रुपए के आसपास मेरे ख्याल से FPO था, तब हमने राय दी थी लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। और जिस प्रकार से पूंजी जुटाने की प्रयास किया गया था, हो रहा है और आने वाले भविष्य में होगा, तो शायद परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है विपुल भाई। लेकिन जो मात्रा में डेट है बैलेंस शीट पर, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो बहुत कम समय में कोई बड़ा परिवर्तन हो ऐसा हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए इस बीच अब चूंकि आपने जो समय दिया था वो समाप्त हो गया, लेकिन इस बीच एडुनेक्स के नाम से इन्होंने अपनी YouTube ID बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, मैं सुनील प्रयागराज से हूँ, आपके शो की वजह से इस गिरावट में भी मेरा लॉस नहीं हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। कह रहे हैं REC के शेयर इन्होंने लिए हुए 487 के भाव पर, होल्ड करें या निकल जाएं। सर REC पे थोड़ी देर पहले ही अभी चर्चा हुई है, तो कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए तो थोड़ा सा आप इसको पीछे करके देखेंगे तो गौरांग जी की टिप्पणी बहुत स्पष्ट रूप से पावर क्षेत्र के ऊपर आपको मिल जाएगी।